चंदेरी नामक गांव में चतुर नाम का ब्राह्मण अपनी धार्मिक यात्रा को पूरी करके घर को लौट रहा था। वो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आगे को बढ़ता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और अपना थैला पकड़े तेजी से चलने लगता है। वो साया भी उसके पीछे तेजी से चलता है। तभी वो भागकर एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और फिर जमीन पर देखता है तो वो साया वहाँ नहीं होता। तभी वो चैन की सांस लेकर कहता है, लगता है मेरे गायत्री मंत्रों से डरकर उस साये ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। चतुर, अब डरने की जरूरत नहीं है। चतुर ब्राह्मण निश्चिंत होकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाकर उसे फिर से वही साया अपने पीछे चलता हुआ नजर आता है। इस बार चतुर ब्राह्मण तेजी से भागते हुए घर पहुंचता है। अरे स्वामी, आप यात्रा से इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? आप ऐसे हाफ क्यों रहे हैं, जैसे मार्ग में कोई कुकुर आपके पीछे पड़ गया हो जिसका आपको भय हो? साया, मेरे पीछे काला साया पड़ गया है सुमती। अपने स्वामी की रक्षा करो। साया? कैसा साया स्वामी? मायावी साया है सुमती, हूबहू मुझ जैसा प्रतीत होता है। और तो और पूरे रास्ते मेरे पीछे ही चलता आया है, अभी भी घर के बाहर ही खड़ा होगा। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं स्वामी? दिन के उजाले में कैसा बुरा साया? आइए, बाहर आइए। इतना कहकर सुमती चतुर को घर से बाहर लेकर आती है। तभी चतुर को अपने पीछे वही साया नजर आता है और वो डरते हुए हनुमान चालीसा गाते हुए कहता है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखा सुमती, घर से बाहर आते ही ये साया मेरे पीछे पड़ गया। हे माता रानी, स्वामी ये कोई बुरा साया नहीं बल्कि आपका स्वयं का साया है। मेरे जीवित रहते मेरा साया मेरे ही पीछे किस प्रकार पड़ सकता है? एक चतुर ब्राह्मण की भार्या होकर कैसी मूर्खों वाली बात कर रही हो तुम सुमती? मूर्ख तो आप है स्वामी, अपनी ही परछाई को बुरा साया समझ रहे हैं। देखिए, आप जहाँ जहाँ कदम रख रहे हैं ये साया उसी तरफ बढ़ रहा है। चतुर अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान देता है और इधर उधर टहल कर देखता है तो उसकी परछाई उसके पीछे पीछे ही चलती है। तभी वो हैरान होकर कहता है, अरे तभी ये परछाई बिल्कुल मुझ जैसी प्रतीत होती है। देखो, परछाई में मेरी चोटी भी दिख रही है सुमती। स्वामी, भला अपनी ही परछाई को कोई काला साया समझने की मूर्खता किस प्रकार कर सकता है? आपने तो मुझे विचलित ही कर दिया था। न जाने आपका चतुर नाम किस ढोंगी ने रख दिया। इतना कहकर वो घर के भीतर चली जाती है। बात पुराने समय की है। चतुर ब्राह्मण पत्नी सुमति के साथ चंदेरी नामक गांव में रहता था। नाम तो उस ब्राह्मण का चतुर था, लेकिन कार्य सारे मूर्खों वाले थे। ऐसा लगता था कि भगवान ने उसकी खोपड़ी में बुद्धि नामक ऊर्जा का संचार ही नहीं किया है। गांव वाले भी ब्राह्मण की मूर्खता से भली भांति परिचित थे। एक रोज चतुर ब्राह्मण एक सेठ के घर ब्राह्मण भोज पर जाता है, जहां खाना खाने के बाद सेठ ने अपनी श्रद्धा अनुसार सभी ब्राह्मणों को एक एक जोड़ी खड़ाऊ भेंट स्वरूप प्रदान करी। सभी ब्राह्मण खड़ाऊ को पैर में पहने अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन चतुर उन खड़ाऊ को पैर में न पहनकर अपने सर पर लेकर घर की ओर चल पड़ता है। उसे ऐसे जाता देखकर गांव के सब लोग उस पर हंसने लगते हैं और आपस में कहते हैं, सच में गांव में चतुर जैसा मूर्ख ब्राह्मण नहीं देखा। देखो तो कैसे पैर में पहनने वाली खड़ाऊ को सर पर ताज की तरह लिए घूम रहा है। भला ये सभी लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? इन नई खड़ाओं को सर पर धारण कर क्या मैं विचित्र प्रतीत हो रहा हूँ? अरे मित्र चतुर, ब्राह्मण होकर ये कैसा अशोभनीय कार्य कर रहे हो? खड़ाऊ को माथे पे लेकर क्यों चल रहे हो? क्योंकि ये नई खड़ाऊ है मित्र सुखिया, जो मुझे एक सेठ से उपहार स्वरूप मिली है। तो भला मैं इस नई खड़ाऊ को जमीन की इस धूल मिट्टी में किस प्रकार मैला होने देता? तुम तो बड़े बड़े मूर्ख हो चतुर। तुम्हारे तर्क तो तर्क वितर्क करने के लायक भी नहीं है। तुम्हें अपनी खड़ाऊ को मैले होने की चिंता है, किंतु तुम्हें ऐसा देखकर तुम्हारी मूर्खता पर गांव वाले कैसे ठहाके लगाकर हंस रहे हैं, इसका आभास नहीं है। अरे अब इसमें कौन सी मूर्खता हुई? नई और भेंट में प्राप्त हुई वस्तुओं को तो सहेज कर ही रखना चाहिए ना। एक ब्राह्मण कभी मूर्ख नहीं हो सकता। जो मुझे मूर्ख समझे वो ही सबसे बड़ा महामूर्ख होगा। सही कहा, महामूर्ख तो वो होगा जो तुम्हारे जैसे
मूर्ख ब्राह्मण के साथ बात करके अपना समय व्यर्थ करेगा। सुखिया की बातों का मूर्ख चतुर पर कोई असर नहीं होता। वो खड़ाऊ को सर पर लिए घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो भाग्यवान, भेंट में मुझे क्या प्राप्त हुआ। भेंट तो मुझे बाद में दिखाइएगा। पहले ये बताइए, आपने पैरों में पहनने वाले खड़ाऊ किस प्रसन्नता में अपने सर पर धारण किए हैं स्वामी? अरे भाग्यवान, यही तो मुझे भेंट में मिली है। ये मैली ना हो जाए, इसीलिए इन्हें अपने सर पर लेकर आया हूँ। स्वामी, खड़ाऊ चाहे भेंट में मिले हो या फिर स्वयं से खरीदे गए हो, उसका स्थान केवल पैरों में ही होता है। अब आप उसे इस प्रकार सर पर धारण किए रहेंगे तो लोग आपके विषय में क्या सोचेंगे? भाग्यवान, जो भी विचार करे, इससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है। हाय दैया! स्वामी, कब तक आप अपने खड़ाऊ को ऐसे ही सर पर रखेंगे? कभी कभी तो लगता है जैसे आपकी बुद्धि भ्रमण करने चली गई है, जिसके लौटने की कोई आशा ही नहीं है। मैं मूर्ख नहीं हूँ सुमती, मैं तो केवल औरों से भिन्न कार्य करता हूँ। हाँ हाँ स्वामी, आप कहाँ मूर्ख है? मूर्ख तो मैं हूँ, जिसने आप जैसे महामूर्ख को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। अब जाकर स्वच्छ हो जाइए। सुमती के कहने पर चतुर खड़ाऊ रखकर वहाँ से चला जाता है। सुमती अपने पति की मूर्खता से बड़ी दुखी रहा करती थी, क्योंकि चतुर की मूर्खता गांव में उसके उपहास का कारण बनी थी। इसीलिए वो एक दिन मंदिर में पूजा करते हुए कहती है, हे गौरी माँ, मेरे स्वामी को बुद्धि प्रदान करो। न जाने किस अशुभ घड़ी में उनकी बुद्धि का नाश हो गया और वो मूर्खों जैसी हरकतें करने लगे हैं। अरे सुमती, बुद्धि कोई प्रसाद है क्या जो माता रानी तुम्हारे पति को यूं ही प्रदान कर देंगी? अरे नहीं तो क्या, इतने शास्त्र पढ़े हैं इस चतुर ब्राह्मण ने, फिर भी अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते। मुझे तो लगता है ये किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। तुम्हारी जुबान को कीड़े लगे, ज्यादा बोला ना तो इस सुमती के जुबान से कटु वचन निकलते हुए देर नहीं लगेगी। अब सत्य तो कड़वा ही होता है सुमति बहन, अब जो सत्य ना माने वो भी तो मूर्ख ही हुआ ना। तुमने मुझे मूर्ख कहने का प्रयास भी कैसे किया? अब जिस प्रकार पंडित जी की पत्नी पंडिताइन कहलाती है, ठीक उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण की पत्नी तो मूर्ख ही हुई ना। इतना कहकर दोनों हंसने लगती हैं। तभी सुमती पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर गुस्से में सब्जी काटती हुई कहती है, आने दो स्वामी को। आज उनकी मूर्खता के चलते गांव की औरतें मुझे भी मूर्खों की गिनती में गिनने लगी हैं। आज तो स्वामी को मैं बुद्धि का पाठ पढ़ाकर ही दम लूंगी। वो बोल ही रही होती है कि तभी एक चूहा जिसके गले में रस्सी बंधी होती है उसके सामने आता है। उसे देखकर सुमती डर के पीछे हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसके गले में बंधी रस्सी चतुर के हाथ में है, जो वहीं खड़ा है। हे माता रानी, स्वामी, ये मूषक घर में क्या कर रहा है? सुमती, ये मूषक अब हमारा पालतू पशु है। ये बेचारा मार्ग में इधर उधर भटक रहा था, तो मैंने इसके गले में रस्सी बांधी और इसे अपने साथ ले आया। अब से ये यहीं पलेगा। धन्य है स्वामी, आप धन्य है। लोग गाय भैंस जैसे पशुओं को पालते हैं ताकि उनसे दूध मिल सके, और आप ठहरे मूर्खों के महाराज जो घर में मूषक पालना चाहते हैं। आज तो आपने अपनी मूर्खता की सारी हदें पार कर दी। इसे मूर्खता नहीं भाग्यवान, पुण्य का कार्य कहते हैं। मूर्ख चतुर की बात सुनकर सुमती के पास बोलने को कुछ नहीं बचता। रात को जब दोनों भोजन करके सो जाते हैं तो चूहा अपने गले में बंधी रस्सी को कुतरकर सारे कपड़ों का नाश कर देता है। साथ ही सारे रसोई में कोहराम मचा देता है। रसोई में हो रही खटपट की आवाज से दोनों की नींद खुलती है और कपड़ों पर रसोई का हाल बुरा देखकर सुमती अपना सर पकड़ लेती है। ये देखिए स्वामी, अपनी मूर्खता का परिणाम। जनवरी का महीना था। दिल्ली में ठंड पूरे जोर पर थी। कोहरे ने पूरे शहर की रोशनी को धुंधला कर दिया था। ऐसे में मनराज और हरलीन सड़क पर बाहों में बाहें डाले सर्दी का मजा ले रहे थे। तभी हरलीन बोलती है, सुनो जी, मैं आइसक्रीम खानी है। बिल्लो किवे दिया गल्ला कर दियो, इन्हीं ठंड च आइसक्रीम या ठंड च तां रम पीनी चाहिए। तुसी पियो अपनी रम दे ड्रम, मैं आइसक्रीम खानी है तो बस खानी है। ओके बिल्लो, चलो दवावा तेनू आइसक्रीम। इतना कहकर मनराज हरलीन को आइसक्रीम पार्लर ले जाता है।
जहाँ जाकर हरलीन 2-3 तरीके की आइसक्रीम खाती है, जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। और अगली सुबह जैसे ही हरलीन सोकर उठती है तो उसे अपने गले में खराश महसूस होती है। वो फ्रेश होकर रसोई में जाती है और गर्म पानी पीती है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगता है। पर कुछ ही देर बाद उसके सर में दर्द होने लगता है और छींकें आनी शुरू हो जाती है, जिससे परेशान होकर वो खुद से बोलती है, हाय हाय सियापा, एक ही हो गया। रात तक तो मैं बिल्कुल सही सी, सवेरे सवेरे की हो गया, सारा गला दुखदा पिया है मेरा। हरलीन ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ मनराज आता है और बोलता है, बिल्लो, 1-2 आइसक्रीम होर लेके आवा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। किवें दे मजाक कर रहे हो तुसी? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि मेरा गला खराब हो गया है, तुसी आइसक्रीम खाने की गल कर रहे हो। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਰਮ ਪੀ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਬਸ, ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕਦਮ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। मैं डॉक्टर कोल जाके दवाई ले आऊंगी, मैनू तुहाडी रम नहीं पीनी। ਲੈ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ की कोई लोड़ नहीं है। जे ਸਾਡੇ घरे दवाई है रम नाम दी। यार की है, चलो ठीक है, पी लांगी। इतना कहकर हरलीन अपने कामों में लग जाती है और मनराज भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जैसे ही वो घर आता है तो देखता है कि हरलीन का खांसी जुकाम से बुरा हाल है। जैसे ही दोनों खाना खाकर फ्री होकर रूम में जाते हैं, तभी मनराज आधा कप गर्म पानी में 2 ढक्कन रम के डाल देता है और हरलीन को देते हुए बोलता है, हरलीन आ लो, एक चीख च पी जाओ। आ पीऊं मैं? छी, कितनी गंदी स्मेल है दी। रम है, ये ठंड च दवाई दा काम करदी है। एनू पी लो, सवेर तक एकदम बढ़िया हो जाना तुसी। मनराज के बार बार कहने पर हरलीन बुरा सा मुंह बनाकर रम पी लेती है, जिसके बाद उसे एक अच्छी गहरी नींद आती है। और अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो हरलीन को बहुत ही फ्रेश, रिलैक्स और एनर्जेटिक फील होता है। साथ ही उसका सर दर्द जुकाम बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। कुछ ही देर में मनराज उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग बिल्लो, तबीयत ठीक है हुण? हाँ जी, मैं एकदम ठीक हाँ। तुहाडा ठंड च रम दा आइडिया तो काम कर गया। मैं ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ नहीं सी मन रहे। हाँ जी, हुण मैनू समझ आया कि ठंड च रम क्यों बेस्ट है। हाँ जी, ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ कॉफी विद रम, चाय विद रम, हॉट विद रम। अच्छा जी, चलो बढ़िया है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन हरलीन रसोई में कॉफी बना रही होती है। तभी उसे मनराज की कही बात याद आती है और वो किचन की ड्रॉर में से रम की बोतल निकालती है, जिसमें से थोड़ी रम निकालकर वो अपनी कॉफी में मिक्स कर लेती है और आराम से ठंड को एंजॉय करते हुए कॉफी पीने लगती है। साथ ही खुद से बोलती है, वाह की स्वाद है इसदा, मजा ही आ गया। हुण समझ आया कि लोकी क्यों कहंदे ने कि ठंड च रम दा मजा वखरा ही हुंदा ने। अज तां मैं कॉफी च रम पा के पीऊंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और हरलीन को अब रम पीने की आदत लग जाती है। पर मनराज इस बात से बेखबर था। पहले तो हरलीन कभी कभी ही रम लिया करती थी, पर धीरे धीरे उसकी लत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो हर दिन रम पीने लगती है, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे बहुत ज्यादा उल्टियाँ आने लगती है। मनराज उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। जैसे ही दोनों डॉक्टर के पास से घर वापस आते हैं तो मनराज उसे बोलता है, बिल्लो की गल, की खादा सी ऐदा जो इन्नी तबीयत खराब होगी? मैं कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी जी रम पी ली सी। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਮ ਪਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਸਕਾ ਜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੀ ਨਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ओहो बिल्लो, पागल हो गए हो। अरे ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है रम किन्नी गर्म हुंदी है। जरूरत तो ज्यादा रम पीना सेहत ਲਈ हानिकारक ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ रम ही नहीं, कोई भी चीज जरूरत तो ज्यादा लेना, खाना पीना सेहत ਲਈ ਚੰਗਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। याद रखना, हुण रम नहीं पीनी, तुसी याद रखना। जी समझ गई, हुण नहीं पियांगी, प्रॉमिस। ऐसे ही वक्त और गुजरता है और हरलीन की तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो रम पीना छोड़ देती है। गुजरते दिनों के साथ सर्दियों का मौसम भी खत्म हो जाता है और गर्मियों के दिन आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरलीन का मन फिर से रम पीने का करता है
और वो पूरे घर में इधर उधर रम तलाशने लगती है। तभी उसे रम की बोतल रूम में मिल जाती है और वो उसे देखकर बोतल को चूमते हुए बोलती है, ओए होए, इतने छुपी बैठी है मेरी जान, आज तो मेरे हाथ आ गई। आज तो मैं राज्य के रम पीऊंगी, कितना मिस किया मैं तेनू। इतना बोलकर वो जल्दी से रम की बोतल का ढक्कन खोलती है और जल्दी से ग्लास में डालकर फटाफट से 2-3 पैग लगा लेती है और फुल ऑन सेट हो जाती है। उसका सर और वो दोनों ही पूरे तरीके से घूम जाते हैं और फिर वो जोर जोर से गाना गाने लगती है। और तेरी याद जे सताऊगी तक की करूंगा, कहंदी पैग पुग ला लिया करी। वो याद होणगे जे शिमले दे टूर बल्लिए, कहंदी मन समझा लिया करी। ऐसे हरलीन गा गा कर पूरे घर में नाच रही होती है कि तभी वहाँ मनराज आता है और हरलीन को ऐसे झूमता हुआ देखकर बोलता है, बिल्लो की गल ठीक ता हो ना? ठीक ओ जी, मैं ठीक तो भी ठीक आ। मैं कहा मनराज जी कुछ हुंदा है? हैं जी नहीं हुंदा है। मैं कहा मनराज जी हुन कुछ हुंदा है? नहीं हरलीन जी नहीं हुंदा है। मैं कहा मनराज जी हुन कुछ होया? हाँ जी होता बहुत कुछ रहा है बिल्लो जी। तो फिर सोचते कि पए हो, आजो प्यार करिए। वैसे भी मेरे सरदार जी बहुत बिजी रहंदे ने, मैनू टाइम ही नहीं देंदे। ओ पक्की गल, तब मैनू भी फिर कुछ होना बाद हो गया। अच्छा मनराज जी हुन फिर तो कुछ होया? हाँ जी बिल्लो बहुत कुछ हो रहा है। ता फिर जवाब देन च इतनी देरी क्यों लगा देते? हुन मैनू कुछ होना बंद हो गया। हुन तुसी अपना कुछ अपने कोल संभाल के रखो, मैं चली। इतना कहकर हरलीन वापस से नाचना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद सोफे पर सेट हो जाती है। ये देखकर मनराज मन ही मन में सोचता है, यार आकी कमाल है धमाल है, पहला मूड बनाया हुन आप ही सेट होगी, पर ये ऐदा ता सेट नहीं हो सकती, पता लोना पैना की गल है। इतना कहकर मनराज अपने रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि रम की बोतल खुली हुई है और पास में एक ग्लास रखा हुआ है, जिसे देखकर वो बोलता है, ओ ता ए गल्ला एनू पी के डेल गुमे ने बिल्लो दे। मैं भी कहा ए इना उड़दी क्यों फिर दिया, गल ता सारी इद्दी बिगाड़ी हुई सी, तू मरवाऊ कंजरा। कुछ देर बाद जब हरलीन को होश आता है तो मनराज उससे बोलता है, बिल्लो कुछ होया? जी मतलब होना किसी मैनू? मैं कुछ कहा कुछ कीता ता कुछ नहीं, पर हुन कर लिए। जी अज की दोपहरे पी के आ गए हो, किवें दियां गल्लां कर रहे हो? हाय बिन पीते नशा चढ़ा गई ओए कुड़ी देसी दारू वर्गी, मेरी बिल्लो तो किस बोतल तो घट है, तेनू ता देखते ही नशा चढ़ जांदा है, आजा मेरे कोल। पागल हो गए हो कि? पागल ता तुसी हो गई सी मेरी जान, रम पी के कुछ याद आया? मनराज के ऐसा कहने पर हरलीन सोचने लगती है और उसे अपनी बचकानी हरकत याद आती है। तभी वो बोलती है, मैनू माफ कर दो, मैं तुहाडे नाल कीता प्रॉमिस तोड़ता था, फिर तो रम पी ली, पर हुन पक्का वादा करनी है, आज तो बाद कदी हाथ नहीं लगावांगी, कदी भी। हरलीन गल पीण दी नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰਮ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਮ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। नाले तुसी दोबारा प्रॉमिस करो तुसी रम नहीं पियोगे। हाँ जी प्रॉमिस मनराज जी। इस तरह हरलीन की रम की तलब खत्म हो जाती है। साथ ही उसको समझ आता है कि हर चीज को खाने पीने का सही टाइम होता है। बेवक्त ली गई चीजें हमें नुकसान भी दे सकती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।